बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, नैब तरमीम केस का फैसला आ चुका है और कहते हैं कि जो ग्राउंड से बाहर बैठकर गोल करे असल खिलाड़ी वो होता है, जो जीत के भी हार जाए असल खिलाड़ी वो होता है। और पहले फैसला क्या है थोड़ा सा इसको आपको बता दूं, फिर आगे उसके असरात के ऊपर भी बात करते हैं कि इससे असर क्या होगा और कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो नैब में हुई थी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर ली है 4-1 से। ठीक है, जस्टिस अतहर मिनरल ने वफाकी हुकूमत की अपील को खारिज किया और कहा कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के सेक्शन 5 के तहत मुतासरा फरीक नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका असर आगे जाकर मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी पड़ेगा। वो कैसे, ये मैं थोड़ी देर में आपको वीडियो के अंदर ही बताता हूँ। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट अलबत्ता जो प्राइवेट मुतासरीन थे वो लोग जिनके केसेस बहाल हुए थे, एक ज़ोहेर सदीकी हैं, एक जाहिद इमरान है, इन दोनों की अपीलें सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से मंजूर कर ली हैं। और नैब तरमीम कलअदम करार देने का जो सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला था 3 रुकनी बेंच का, उसको इंट्रा कोर्ट अपील में कलअदम करार देते हुए इन अपीलों को मंजूर कर लिया है। साथ ही साथ अदालत ने यह भी कहा है कि जो पार्लियामान के गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, आइन के मुताबिक सब इदारों का बामी एहतराम करना चाहिए आइनी इदारों का। और पार्लियामान का अपना किरदार है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना किरदार है और इनक्रोच अपॉन कोई नहीं कर सकता आइन के मुताबिक दूसरे जो इदारा है उसके इख्तियारात को। और सुप्रीम कोर्ट को हर मुमकिन हद तक कोशिश करनी चाहिए कि जो कानून साजी है उसको अपहोल्ड करे, यानी कि उसको बरकरार रखे, उसके खिलाफ दरखास्तें हैं तो उनको खारिज करे, ताकि अगर अनलेस एंड अनटिल के वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना आइन से मुतसादिम हो, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो पढ़कर सुनाया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। जस्टिस अतहर मिनरल का इसमें इजाफी नोट है, इजाफी नोट 2 दरखास्तों की हद तक है, उसके अलबत्ता उसके अंदर वफाकी हुकूमत की अपील की हद तक उन्होंने इख्तलाफ किया है। जस्टिस हसन नज़र रिजवी जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने फैसले के नताइज से फैसले से तो इतफाक़ किया है कि अपीलें उन्होंने मंजूर कर ली हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो रीजन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दी हैं मैं उसकी में समझ से बालातर है, मैं उनसे इतफाक़ नहीं कर पा रहा। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वो इस हवाले से अपने रीजन देंगे उनकी नज़र में ये फैसला क्यों हुआ है या इस नतीजे पर क्यों पहुंचा जाना या ज़रूरी था, ये उन्होंने कहा कि मैं इस पर आऊँगा। अब नाज़रीन, जो मैंने पहले बताया था उसका मिलिट्री कोर्ट से क्या लेना देना है उस जानिब आते हैं। सेक्शन 5 के तहत ये सवाल उठाया गया था फौजी अदालतों के केस में भी कि उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में लिखा हुआ है कि जो मुतासरा फ्रीकैन हैं वो अपील दायर इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं 184(3) के किसी भी मुकदमे में फैसले के खिलाफ। तो कहा यह जा रहा है कि अफराद कर सकते हैं, हुकूमत फ़र्द नहीं होती, नेशनल पर्सन नहीं होती और हुकूमतें मुतासरा भी नहीं होती किसी भी इकदाम से। रियासत मुतासरा अफ्रीक नहीं होती या रियासत के बुनियादी हकूक नहीं होते, अवाम के बुनियादी हकूक होते हैं। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था पटिशनर्स की जानिब से, मीन्स के जो सलमान अकरम राजा और उनकी जानिब से, अदालत की जानिब से भी, खासकर जस्टिस हसन नज़र रिजवी की जानिब, वो सॉरी जस्टिस जो हैं शाहिद वहीद, उनकी जानिब से भी बार बार ये सवाल उठाया गया था कि किस अंदाज में हुकूमत मुतासरा फरीक है, ये हमें समझाए। और इस पर काफ़ी डिबेट भी होती रही है और अपील के स्कोप के ऊपर भी कि इस अपील का स्कोप क्या होगा। ये इंट्रा कोर्ट अपील जो आर्टिकल 185 के तहत आती है, सॉरी जो 185 के तहत अपील होती है उसके इसका स्कोप होगा या उससे डिफरेंट होगा, ये भी उन्होंने कहा था कि भी हमने तय करना है। उस हवाले से ये फैसला इंपॉर्टेंट जरूर है कि एक तरह से आए इख्तलाफी नोटिस सही या एक इजाफी नोट सही, एक तरह से ये एक फाइंडिंग है जुडिशल एक जज की कि वफाकी हुकूमत मुतासरा फरीक नहीं हो सकती। इसका असर मिलिट्री कोर्ट के फैसले पर इस अंदाज में पड़ेगा कि बतौर दलील ये इस्तेमाल हो सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का व्यू भी इस पर आ चुका है कि हुकूमत मुतासरा फरीक नहीं होती इसमें। तो लेट्स सी ये कितना असर डालता है उसके ऊपर। अब तरमीम जो बहाल हुई हैं, ये तरमीम थी क्या, थोड़ा सा 2 लाइनों में उसको आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर जब तहरीरी फैसला अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे उसको पढ़ के फिर कि उसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा, मुमकिन असरात क्या क्या होंगे, फैसले के अंदर मुमकिन वजूहत क्या दी गई हैं, उसके ऊपर बेंच के साथ आके तफसीली वीडियो करेंगे। तो तरमीम ये थी नाज़रीन कि तरमीम के तहत अब ये होगा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो MLAs हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट, यानी बैरून मुल्क से अगर कोई पाकिस्तान से बाहर कोई जुर्म हुआ है उसको जब नैब यहाँ से लिखता था, जैसे पनामा केस में भी खत लिखे गए थे, वहाँ से जवाब आए थे और जवाब में जो दस्तावेजात मांगी गई थी वो मिल जाती हैं अगर किसी भी वाइट कॉलर क्राइम के हवाले से उनको बतौर एविडेंस पेश किया जाता था कि वहाँ के ऑफिशियल दस्तावेज है और सरकारी तौर पर हमें मसूल हुई है। अब वो MLAs यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट की दस्तावेजात बतौर शवाहिद काबिल कबूल नहीं होंगी किसी भी अदालत में, किसी भी फोरम पे। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि 50 करोड़ से कम का कोई मुकदमा नैब के एम्बिट में नहीं आ सकेगा। चीटिंग एट लार्ज
का जो है, जो अवाम के तरफ फ्रॉड होते हैं, जैसे डबल शाह हो गया, ऑर्चिड सोसाइटीज़ होगी, उस हवाले से कम से कम 100 अफराद जब नैब पर रुजू करेंगे तब नैब कार्रवाई करने का मजाज होगा। ये भी बहाल कर दिया गया। इसके अलावा बारे सबूत आमदन सजाए साजात के खासकर केस में वो अब मुल्जिमान पर नहीं होगा कि वो बताएं कि असासे उन्होंने कहाँ से बनाए। नैब को साबित करना होगा कि इन्होंने कोई करप्शन की है और कहाँ करप्शन की है, उसकी तफसीलात सारी सामने लानी पड़ेंगी और नैब के ऊपर अब ये बारे सबूत होगा। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो ये है कि आमदन सजाए साजात का केस सिर्फ उसी वक्त ही बन सकेगा जब नैब ये इस्टेब्लिश करेगा कि किसी बंदे को ने इलीगल मीन्स इस्तेमाल करके गैर कानूनी जराए से करप्शन से 2 नंबरी से असासे बनाए हैं, तभी उसके खिलाफ तहकीकात हो सकेंगी। सिर्फ कह लें कि ख्याल के ऊपर या इल्ज़ाम के ऊपर यानी इसके असासे ज़्यादा है, आमदन कम है, इसके ऊपर नैब किसी भी शख्स को पकड़ नहीं सकेगा, किसी के खिलाफ तहकीकात नहीं कर सकेगा। इस फैसले का एक असर ये भी होगा कि अगर कोई बंदा किसी तीसरे शख्स को फ़ायदा पहुंचाता है, यानी कि पैसे लेके किसी को ठेका दे देता है या पैसे लेके लोगों को भर्ती कराता है थर्ड पर्सन को, और उसका कोई मतलब अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुंचाता या जो फ्रंट मैन है उनको फ़ायदा पहुंचाता है, मीन्स के कोई खुद पैसे नहीं पकड़ता किसी भी काम के, तीसरे किसी बंदे को रखता है, ना आप उसकी बीवी बच्चों को आगे रखता है, ना किसी फैमिली मेम्बर को आगे रखता है, ब्लड रिलेशन का इसमें जिक्र है। तो मतलब जैसे मैं अपने मुलाजिम के नाम पे, फलूदे वाले के नाम पे या पापड़ वाले के नाम पे पैसे पकड़ लेते हैं, उसके अकाउंट में पैसे डलवा के उसको खुद ऑपरेट कर रहा हूँ, उससे पैसे ले रहा हूँ, उसके ऊपर नैब का केस नहीं बनेगा। टैक्स की हद तक नैब किसी मामले में टैक्स चोरी के मामला को नहीं देख सकेगा, और जो प्राइवेट अफराद है, बिजनेसमैन हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, उनके ऊपर नैब का इख्तियार सिरे से बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वो पहले भी वैसे नहीं था, अनएसिडेंटल के वो जब तक किसी सरकारी खजाने में जो होने वाली मार दाड़ा या करप्शन है उसमें मुलविस ना हो, तो ये एक हवा सा बना दिया गया था, एक बिल्ड कर दिया गया था ये एम्पायर पूरी ख्याल के ऊपर कि जी कारोबारी अफराद को, ब्यूरोक्रेट्स को मुश्किल पेश आ रही है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा था कुछ नहीं। और पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी अफसरान हैं उन पर ये फैसला लागू होगा, और एहतसाब अदालतों को कहा था कि तमाम जो मुकदमात उनको बहाल करें, मीन्स कि आसिफ जरदारी का केस बहाल करें, शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ का तोशा खाना केस है, और यूसुफ रजा गिलानी है उसमें, और बहुत सारे और मुल्ज़िमान हैं जिनके मुकदमात उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपील में अलबत्ता ये कहा था कि जब तक हमारा हतमी फैसला ना आ जाए, एहतसाब अदालतें कार्रवाई तो ज़रूर जारी रखें लेकिन कोई हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। इसी दौरान हमने देखा कि इमरान खान का फैसला आ गया, उनको सजा हो गई, उसके ऊपर कंटेम्प्ट की प्ली अभी तक पीटीआई की जानिब से उस अंदाज में नहीं ली गई, और अब वो तमाम जो अफराद जो मुलजिम बने थे वो दोबारा मासूम हो गए हैं। और जो पता नहीं अगर वो सारे नैब के जितने भी अफसराद हैं, मुलजमान थे, वो अगर मासूम हो गए हैं। और सबसे बढ़ के नाज़रीन एक चीज़ जो पीपल्स पार्टी सेंट्रिक थी, आपको याद होगा जाली अकाउंट्स केस में प्ली बार्गेन्स हुई थी बहुत ज़्यादा, हर पीपल्स पार्टी का जो बंदा या उनके अफसरान पकड़े जा रहे थे वो प्ली बार्गेन्स कर रहे थे, और प्ली बार्गेन्स कर करके मुकदमा से अपनी जान छुड़वा रहे थे। अकाउंट से मुतल्लिक़ लोग थे, अब उनको ये इख्तियार भी मिल गया कि वो एक दरख्वास्त दे सकते हैं नैब को कि जी हमसे प्रेशर में आके, प्रेशर डाल के तो प्ली बार्गेन करवाई गई थी, तो लिहाजा हमारी जो रकम है प्ली बार्गेन को ख़त्म करें, रकम वापस करें, मुकदमा बहाल करें। मुकदमा बहाल होगा, ऑटोमेटिकली 50 करोड़ से का जो कैप लग गया है वो हट जाएगा, इनके केसेस वहाँ से हो जाने ख़त्म, और जो प्ली बार्गेन की इनकी रकम है जो नैब को उन्होंने जमा करवाई थी, नैब के जरिए कौमी खजाने में वापस आई थी, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट को गई हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट को गई हो, वो सारी की सारी भी हो जानी है वापस। अब रही बात इमरान खान साहब की, उनकी हद तक मामला क्या होगा, तो वो आपको ज़रा बता दें। इमरान खान साहब के पास जो तोशा खाना 2 उनका केस है, उसकी मालियत 50 करोड़ से कम अभी तक जो सामने आ रही है चीज़ों की, वो 50 करोड़ से कम है, वो नैब के एम्बिट से बाहर निकल जाएगा, ये इमरान खान को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। दूसरा तोशा खाना 1 जो है, जिसमें उनको गालिबन सजा भी हो चुकी है, वो है केस क्योंकि उसमें उन्होंने मालियती ग्राफ से ज्वेलरी सेट्स की वो अरबों रुपए में डाली है, उसमें ऐसा फ़ायदा बज़ाहिर होता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसमें यह ज़रूर होगा कि जो मालियत की तयन है वो ठीक तरीके से नहीं किया गया, उस बेस पर एडवांटेज हो सकता है। और तीसरा जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ये कैबिनेट का डिसीजन था कि काबीना के फैसले के ऊपर अब नैब का इतिहाद ख़त्म हो गया है, OGDCL समेत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तमाम जो सरकारी इदारे हैं उनके ऊपर फैसलों के ऊपर नैब का इख्तियार ख़त्म हो गया, तो वो एक बेनिफिट इमरान खान को ज़रूर इस हवाले से मिल सकता है। लेकिन उसमें मेरा मानना ये है कि प्रोसिक्यूशन उसमें ये नुकता उठाएगी कि इसमें मॉनिटरी गेन्स प्राइम मिनिस्टर की जानिब से हैं, जो इल्ज़ाम है कि अलकाजी ट्रस्ट की ज़मीन ली गई, लेकिन ज़मीन देने वाले को उस तरह से मुल्ज़िम नहीं बनाया गया, मरकज़ी मुल्ज़िमान में वो शामिल नहीं है, यानी कि मलिक रियाज हुसैन। तो देखते हैं उस केस का भी मुस्तकबिल क्या होता है।
अभी रिटर्न ऑर्डर आ गया, थोड़ी देर में इसको भी पढ़ के तो फिर हम बेंच के साथ हाजिर होते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।